नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। 22 मिनट में 100 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत कानपुर की खबर के साथ। यूपी के कानपुर में हुई बिस्किट कारोबारी की पत्नी की हत्या का शक उसके पति पर ही जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस के मुताबिक लूटपाट के इरादे से हत्या नहीं की गई और न ही महिला के साथ कोई गलत काम किया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले पति पत्नी में नोकझोंक हुई थी। पति पर शक की वजह और भी है। हत्या से पहले जब पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तो उस वक्त उसने जो कपड़े पहन रखे थे और जब वो पुलिस से शिकायत करने पहुंचा तो उस वक्त पहने कपड़े में अंतर दिखा है। हालांकि कारोबारी पीयूष ने हत्या की बात से इनकार किया है। पीयूष के मुताबिक बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और कार समेत पत्नी को अगवा करके ले गए। बाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। थोड़ी आगे बढ़े कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। कानपुर में रविवार की रात को महिला की हत्या की खबर आई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी कार से जा रहे थे। बदमाशों ने रास्ते में उनकी कार रोकी, पति से मारपीट की और पत्नी को कार के साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के उत्तर नगर में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। पीड़ित के मुताबिक एक आरोपी दिल्ली पुलिस का जवान है, हालांकि उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 19 जुलाई को 10वीं क्लास की लड़की स्कूल जा रही थी तो एक युवक ने बहाने से उसे बाइक पर बिठा लिया और नजफगढ़ में एक फ्लैट पर ले गया। ये फ्लैट सुरेंद्र नाम के एक पुलिस वाले का बताया जा रहा है, जहां 5 लोगों ने उससे गैंगरेप किया। पीड़ित लड़की का कहना है कि सुरेंद्र ने खुद को पुलिस वाला बताते हुए पिस्टल दिखाकर उसे धमकाया और साथियों के साथ रेप किया। लड़की ने यह भी कहा कि आरोपियों ने एमएमएस भी बनाया और मुंह खोलने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस वाला हूँ मैं। नाम क्या उसका? सूरज सिंह। क्या? सूरज। उसने क्या कोई पिस्टल वगैरह बंदूक दिखाई थी आपको? हाँ। क्या दिखाया था? बंदूक। क्या बोला उसने फिर? मोबाइल में भी कोई रिकॉर्डिंग की थी उन्होंने? हाँ। क्या किया था? वीडियो बनाई थी। लड़की डर के मारे वारदात के बाद चुप रही और 6 दिन तक स्कूल भी नहीं गई। लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो घरवालों ने पूछा और तब जाकर लड़की ने गैंगरेप की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई गई। आज देश भर में भाईचारे का त्योहार ईद धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाइयां दी। देश भर में ईद की धूम देखी जा रही है। पटना, अजमेर और भोपाल में भी भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी और एक दूसरे को ईद के पाक पर्व पर बधाई दी। ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी रौनक देखने को मिली। जम्मू और श्रीनगर शहर में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद के खास मौके पर कानपुर में भी हजारों मुस्लिम महिलाओं ने नमाज अदा की। ईदगाह में नमाज अदा कर महिलाओं ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद के खास मौके पर कानपुर में भी हजारों मुस्लिम महिलाओं ने नमाज अदा की। ईदगाह में नमाज अदा कर महिलाओं ने अमन और चैन की दुआ मांगी। दिल्ली में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी ईद की नमाज पढ़ी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मौजूद थे। तीनों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ईद के मौके पर नमाज पढ़ी। दिल्ली में मस्जिद में जाकर उन्होंने लोगों से साथ में नमाज अदा की। उन्होंने इस मौके पर देश में अमन शांति की दुआ मांगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ईद मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। नमाज के मौके पर वो मौजूद रहे और मुस्लिम भाइयों को बधाई दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने भी ईद की बधाई लोगों को दी। हिंसा प्रभावित सहारनपुर में भी धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। संगीनों के साए में सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज के लिए प्रशासन ने खास तौर पर सुबह ही कर्फ्यू में ढील दे दी थी। प्रशासन ने सहारनपुर के अंबाला बेहर रोड के इलाके में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी थी ताकि लोग घरों से निकलकर ईद की नमाज पढ़ सकें। डीएम और एसएसपी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा की कमान संभाले हुए थे। सहारनपुर को 2 हिस्सों में बांटकर कर्फ्यू में 4-4 घंटे की ढील दी जा रही है। एक हिस्से में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई तो बाकी हिस्सों में कर्फ्यू में राहत का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक का है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि सहारनपुर हिंसा के लिए बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा किया गया है।
वहीं दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सराय काले खां से लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी अब्दुल सुभान को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि ईद के मौके पर वो धमाके की साजिश रच रहा था। हरियाणा के मेवात का रहने वाला अब्दुल सुभान लश्कर तैयबा में युवकों को भर्ती करवाता था और ट्रेनिंग देने का काम करता था। सुभान का पुराना आतंकी रिकॉर्ड रहा है। गुजरात में वो हथियारों विस्फोटकों के जखीरे के साथ पहले पकड़ा जा चुका है और उसे 10 साल की सजा भी हुई थी। 2010 में ही वो जेल से छूटा था, लेकिन फिर से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हो गया। पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करने की मांग की है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज को आतंकवादी घोषित कर दे। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने नवाज सरकार पर भी निशाना साधा। हक्कानी ने कहा कि हाफिज सईद के साथ साथ आतंकी गुटों के प्रति पाकिस्तान की मौजूदा नवाज शरीफ सरकार नरमी बरत रही है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि उसके कुछ एलिमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के इस्लामिक ग्रुपों के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं, जिनमें से चंद मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं। यूपी की बरेली जेल में बंद माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से अपनी जान को खतरा बताया है। बबलू ने आशंका जताई है कि कोर्ट में पेशी के दौरान दाऊद उस पर हमला करवा सकता है। बबलू श्रीवास्तव ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से अपनी जान को खतरा बताते हुए चिट्ठी लिखी है। बबलू ने जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराए जाने की अपील की है। आने वाले दिनों में बबलू श्रीवास्तव की कई मामलों में अलग अलग कोर्ट में पेशी है। बरेली सेंट्रल जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की सुविधा नहीं है। ऐसे में बबलू की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। वहीं बिहार के औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसे में 12 कांवड़ियों की मौत हो गई। दर्जन भर से ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा देर रात NH2 पर हुआ। कांवड़िए बस खड़ी करके सड़क किनारे सोए हुए थे। एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बस सड़क किनारे सोए हुए कांवड़ियों को रौंदती हुई चली गई। हादसे के बाद आसपास चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल कांवड़ियों को अस्पताल ले जाया गया। चश्मदीदों के मुताबिक 12 कांवड़िए मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। औरंगाबाद में हादसे के शिकार हुए सभी कांवड़िए देवघर से लौट रहे थे। सावन के सोमवार के मौके पर सभी कांवड़िए देवघर के बाबाधाम गए हुए थे, जहां से लौटने के बाद औरंगाबाद में सड़क किनारे सोए हुए थे, जहां हादसा हुआ। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक महिला जख्मी हुई है। देर रात 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। ये इमारत 50 गज एरिया में बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। कुछ दिन पहले ही MCD ने बिल्डिंग के कुछ हिस्से को गिराया भी था। जर्जर इमारत में 2 लोगों का रहना जानलेवा साबित हुआ। दिल्ली में देर रात सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हैदराबाद हाउस के पास एक बाइक पर सवार एक शख्स बस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर के मुताबिक बाइक सवार ने बस के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी थी। इसके बाद वो पिछले टायर में फंस गया। टायर में फंसने की वजह से बाइक सवार खिसकता चला गया। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। भीषण आग देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने फैक्ट्री की आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उत्तराखंड के रामनगर में बाढ़ के बीच एक पिता पुत्र के फंसने की तस्वीरें सामने आई हैं। टेढ़ा गांव में कोसी नदी के उफान के बीच हुसैन अपने बेटे सलमान के साथ फंस गया। लहरों के बीच फंसे दोनों मदद की गुहार लगा रहे थे। दरअसल पिता पुत्र नदी के पास गए हुए थे, तभी नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया। पिता पुत्र जब तक कुछ सोच पाते, उनकी दोनों तरफ से लहरें बौराने लगी थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे दोनों तरफ से पानी और बीच में पिता पुत्र फंसे हुए थे। रामनगर की कोसी नदी में पिता पुत्र के बाढ़ के बीच फंसने की खबर मिलते ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। पिता पुत्र को बचाने के लिए गोताखोरों को नदी में उतारा गया और घंटों की मशक्कत के बाद इन्हें बचा लिया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में कल हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश ने यहां पर भी नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही की काफी दिक्कतें पेश आई। सूत्रों से खबर है कि 24 अगस्त को होने वाली सिविल सेवा की
प्रारंभिक परीक्षा 1 महीने तक टल सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह के बीच में कल इस बाबत अहम बैठक हुई थी, जिसमें यूपीएससी की परीक्षा को लेकर चर्चा हुई। यूपीएससी बिल्डिंग के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। परीक्षार्थी वहां पर अपने एडमिट कार्ड्स जलाते हुए भी नजर आए। यूपीएससी बिल्डिंग के बाहर काफी संख्या में परीक्षार्थी कल धमके थे। सीसेट वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध जताते हुए कई परीक्षार्थियों ने अपने अपने एडमिट कार्ड भी फूंक डाले। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर यूपीएससी मसले का हल निकाल लिया जाएगा। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर उम्मीदवार लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बाद गृह मंत्री का ये बयान सामने आया। सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर यूपीएससी परीक्षार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिला। परीक्षार्थियों ने उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि राहुल ने बहुमत नहीं होने का रोना रोया। यूपीएससी के मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि सीसैट पेपर से हिंदी भाषी उम्मीदवारों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने साल 2011 के पहले के पैटर्न को लागू करने और सीसैट का पैटर्न बदलने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर कथित तौर पर जासूसी होने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन गडकरी इस बाबत मीडिया के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। हालांकि ट्वीट कर वो पहले ही जासूसी की खबरों का खंडन कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने गडकरी जासूसी मामले की जांच कराने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब गडकरी खुद ही जासूसी की बात का खंडन कर रहे हैं तो जांच का सवाल नहीं उठता। भले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गडकरी जासूसी केस की जांच से मना किया हो, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि जांच होनी ही चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी कहा कि सरकार को संसद में इस पर जवाब देना होगा। गडकरी जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि गुजरात में पहले से जासूसी होती थी, लेकिन सूत्रधार अब दिल्ली आ गया है, इसलिए दिल्ली में भी जासूसी के दिन आ गए हैं। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी का मंथन है। बैठक में महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर बातचीत होगी। साथ ही गठबंधन को लेकर भी इस मीटिंग में मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की छवि सुधारने का जिम्मा अरुण जेटली को सौंपा है। जेटली आज दोपहर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, जहां वो इस संबंध में पार्टी प्रवक्ताओं से बातचीत करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी आज भारत आ रहे हैं। केरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। साथ ही केरी भारत अमेरिका सामरिक संवाद में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने अपने मंत्रालय के 80 गायब कर्मचारियों को नोटिस भेजा है। दरअसल सोमवार की सुबह जब वो मंत्रालय का चक्कर लगाने पहुंचे तो अधिकतर कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, स्टाफ नदारद था। शहरी विकास मंत्रालय के जिस भी चैम्बर में मंत्री वेंकैया नायडू जाते वहां खाली कुर्सियां ही नजर आती। कहीं कहीं इक्का दुक्का स्टाफ दिखे। खफा नायडू ने 80 नदारद कर्मचारियों की लिस्ट बनवाई और उन्हें देर से आने पर जवाब भी मांगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 19 अगस्त को लखनऊ में कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला यूपी दौरा होगा। इस दौरान 1 लोकसभा सीट और 12 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद तापस पाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तापस पाल का लेफ्ट कार्यकर्ताओं की महिलाओं का बलात्कार करने संबंधी बयान आपत्तिजनक है। कोर्ट ने तापस पाल के बयान संबंधी मामले की सीआईडी जांच के आदेश देते हुए 1 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। तापस पाल के बयान पर टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद पाल ने माफी मांग ली थी। हरियाणा में अलग एचएसजीपीसी के मामले में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने हस्तक्षेप किया है। एचएसजीपीसी ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नवनियुक्त 11 पदाधिकारियों की कामकाज पर रोक लगा दी है। अकाल तख्त ने यह भी कहा कि अमृतसर का एसजीपीसी ही हरियाणा के 25 बड़े सिख धर्मस्थलों के दैनिक कामकाज का मैनेजमेंट संभालेगा। अकाल तख्त ने एचएसजीपीसी का आदेश दिया कि वो गुरुद्वारों के प्रबंधन में दखलंदाजी न करे। एचएसजीपीसी के अकाल तख्त के आदेश पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि 29 जुलाई को कैथल में उसकी बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आश्रम में आसाराम के सेवादार पतिराम की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। आश्रम में पतिराम के कमरे से खून के धब्बे मिले हैं। 35 साल के पतिराम के घर वाले इसे हत्या का मामला बता रहे हैं।
पिछले 13 साल से बद्रीराम आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में सेवा दे रहा था। उसकी मौत की खबर मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम ने आश्रम में जांच की। पुलिस ने 5 सेवादारों से पूछताछ भी की। इसी आश्रम में पहले 2 बच्चों की भी मौत हो चुकी है। लखनऊ के मोहनलालगंज में महिला से गैंगरेप और मर्डर केस में यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। पीड़ित परिवार इसी मांग को लेकर बीते 2 दिनों से आमरण अनशन पर है। पीड़ित परिवार ने यूपी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने 3 नई मांगें सरकार के सामने रखी हैं। पीड़ित परिवार ने 10 लाख की और सहायता राशि के साथ एक सरकारी नौकरी और बच्चियों की आवासीय शिक्षा की मांग की है। लखनऊ के मोहनलालगंज में रेप और मर्डर की घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने बेतुका बयान दे दिया है। मामले की सीबीआई जांच पर नरेश अग्रवाल ने कहा कि ये तो आजकल फैशन बन गया है। कौन सा नया फैशन हो गया कि सीबीआई देश में इंडिपेंडेंट बॉडी रह गई, बाकी पुलिस की अन्य व्यवस्थाओं पर क्यों लोग आशंका करने लगे? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सीबीआई भी कभी कभी आरोपित होती है। अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दिल्ली के रोहिणी में सेक्टर 17 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार से युवक की लाश मिली। गुड़गांव में बेखौफ बदमाशों ने कस्टम डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर के घर में घुसकर उसकी पत्नी को गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि गोली लगने के बावजूद एडिशनल कमिश्नर की पत्नी ने बदमाशों को घर से भगाकर ही दम लिया। बेखौफ बदमाशों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का गाजियाबाद में बन रहा बंगला फर्जी तरीके से बेच दिया। फर्जीवाड़े को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। जीडीए के कुछ कर्मचारियों ने एक शख्स को फर्जी कागजात दिखाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए में डील तय कर ली। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स की फर्जी आई कार्ड के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के जलगांव पुलिस ने कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरी की 13 कारें बरामद की हैं। मोदी सरकार बढ़ती महंगाई के बीच में आम लोगों को थोड़ी राहत दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होने की वजह से 31 जुलाई से पेट्रोल सस्ता हो सकता है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से साइंस एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया। इस ट्रेन के अंदर घूमकर आप देश भर की जैव विविधता की जानकारी हासिल कर सकते हैं।